नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीटों में से एक रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में। इस बार चर्चा कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर हो रही है। बीते 7 विधानसभा चुनाव से यह सीट बीजेपी के कब्जे में है। प्रदेश के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल हर बार इस सीट पर बड़े मार्जिन से जीतते आए, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस सीट पर महंत रामसुंदर दास को उतार दिया है, जिसके बाद इस सीट पर अब गुरु शिष्य के बीच सीधे मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट शुरू से ही बीजेपी की परंपरा की सीट मानी जाती है। यहां से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल लगातार जीतते आ रहे हैं। हर बार उनके जीत का मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर यह सीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सीट से बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने महंत रामसुंदर दास को मैदान में उतारा है। इससे पहले महंत रामसुंदर दास पामगढ़ और जैजैपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें रायपुर दक्षिण से उम्मीदवार बना दिया है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं रामसुंदर जी का सम्मान करता हूं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका सब सम्मान करते हैं। 1 साल तक उनको अंधेरे में रखा गया, उनको जांजगीर से तैयारी करने को कहा गया, अचानक उनको रायपुर दक्षिण से लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस ऐसे ही धर्म से जुड़े लोगों के साथ अन्याय करती है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद महंत रामसुंदर दास अब दावेदारों के बीच पहुंचकर समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे अंधेरे में नहीं रखा गया, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, जहां से टिकट दिया गया वहां से चुनाव लड़ूंगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम भी विस्तार से बात करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमानों को भी जोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां लगातार जारी हैं वो देखकर ये लग रहा है कि ये चुनाव में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और चलिए, इस समय 2 मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। अंशुल मिश्रा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अवधेश जैन जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अंशुल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ऐसा क्यों लग रहा है बृजमोहन अग्रवाल जी को कि महंत जी को झांसे में रखा गया? 1 साल पहले तक उनको कुछ और बताया गया, उसके बाद एकाएक उनकी टिकट कहीं से घोषित कर दी गई। तो बृजमोहन जी को तो बहुत सांत्वना है महंत जी से। जिस प्रकार से दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है, मैं समझता हूं जिस प्रकार का बयान आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने दिया है, उसी समझ के अनुसार आगे बढ़ते हुए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। महंत सुंदर दास जी को टिकट देना, जो कि हमारे आपके सबके परम आदरणीय हैं, जो अपनी सामाजिक रूप से बहुत अच्छी पैठ सारे क्षेत्रों में रखते हैं। मैं समझता हूं सिर्फ दक्षिण के क्षेत्र में नहीं रखते, चाहे वो उत्तर का क्षेत्र हो और बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो। अति सम्मानीय व्यक्ति विशेषों में से हमारे यहाँ आते हैं और जिस प्रकार से उनको टिकट मिला है, उसी दिन से आप देखेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल जी जो है भपकवाने हुए नजर आते हुए हैं। और उसी कारण का यह प्रतिलिपि है, उसी कारण का यह कार्यक्रम है कि उनको इस प्रकार का बयान देना पड़ रहा है। लेकिन इस बयान से यह तो अवश्य तय हो जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने चुनावी रणनीति के तहत हार प्रथम स्वीकार लिया है। कई बार वह जीतते आए हैं और जीतने का मैं जनादेश का सम्मान देता हूं। उन्होंने कई बार जीत दर्ज करी है, कई बार चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी जो राजनीतिक कार्यक्रम किया है, जिस प्रकार से उनको संत आत्मा को उतारने का काम किया है और जो गलत वर्षित अच्छाई की लड़ाई में जनता खड़ी हो गई है, मैं समझता हूं महंत सुंदरदास जी जीतेंगे और बृजमोहन अग्रवाल जी हारेंगे। कांग्रेस का भरोसा जो था पूरे छत्तीसगढ़ में, वो दक्षिण से बरकरार रहेगा और शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, चलिए, अवधेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। अवधेश जी, ऐसी सीटें जहां पर मतलब बीजेपी बिल्कुल मजबूत है, चाहे राजनांदगांव की चर्चा कर लें, गिरीश दिवांगन जी को भेज दिया गया है, कांग्रेस कह रही है हमने सबसे अच्छे प्रत्याशी को वहां भेजा है। बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, यहाँ पर अब महंत जी चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट से। तो क्या आप लोगों को लग रहा है उन विधायकों के पीछे ज्यादा कांग्रेस पड़ी हुई है जो 2018 में जीत के आए थे? अवधेश जी। ये दोनों जो राजनांदगांव और दूसरा रायपुर दक्षिण, इसमें विगत लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। रायपुर दक्षिण से तो 7 बार एक अजय योद्धा की तरह बृजमोहन अग्रवाल जी जीत रहे हैं। रायपुर दक्षिण और रायपुर उसमें शहर भी शामिल है, पुराना रायपुर शहर था जो
जी जी। अब एंकर जी अपने अंशुल जो कांग्रेस के अंशुल जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका कहना है कि वो हर क्षेत्र में पैठ रखते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि विगत 3 बार के पार्षद चुनाव में उसको उस वार्ड चुनाव महामाया मंदिर वार्ड है वो, उसमें प्रतिष्ठा का विषय बना के स्वयं संत जी वहां पर उतरे मैदान में और भाजपा के वार्ड चुनाव के प्रत्याशी के खिलाफ में उन्होंने जम के प्रचार किया। हाँ। किंतु तीनों चुनाव वो 15 साल से लगातार हार रहे हैं, जिसमें महंत जी अपना प्रतिष्ठा का विषय बना के रखे हैं। जैसे पहली बार में सरिता वर्मा जी और उसके बाद में फिर सालिक ठाकुर जी, उसके फिर सरिता वर्मा जी जो भाजपा के ठीक है, विजयी हुए। ये शक्ति प्रदर्शन की बात हो गई। हाँ, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके प्रमुख नेताओं के पीछे कांग्रेस ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही है? आपके बड़े नेताओं को मतलब पूरी तैयारी कर रखी है कांग्रेस ने हराने की। राजनांदगांव गिरीश देवांगन जी को भेज दिया गया, यहाँ पर महंत जी आ गए। ये तो बड़ी सीटें हैं ना, हाई प्रोफाइल सीटें हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं महंत जी बहुत सीधे और सरल हैं, उनकी एक प्रकार से राजनीतिक हत्या की गई है। कांग्रेस ने जिन्होंने जिंदगी भर जांगी चापा से राजनीति की है, उनको उठा के रायपुर दक्षिण में ला दिया, जो कि यहाँ पर जनता के सुख दुख में कभी खड़े ही नहीं हुए हैं। और यहाँ की जनता के बीच में यदि वो वार्ड चुनाव में गए तो भी उनको हार का वो देखना पड़ा, और जातिवाद से प्रेरित होकर के एक जगह राजनांदगांव में गुटबाजी से प्रेरित होकर के और जांगी चापा में जातिवाद से प्रेरित होकर के कांग्रेस ने व्यास कश्यप जी को टिकट दिया और एक प्रकार से महंत जी की राजनीतिक हत्या की, उनके सीधे और सरल होने का नाजायज फायदा उठाया। तो आप जिनको अच्छा प्रत्याशी बोल रहे हैं और भाजपा को हराने का शरण बोल रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी उससे दिखती है, ना कि कांग्रेस के बहुत अच्छे निर्णय उससे दिखते हैं। और मेरा मानना आपके पास हाँ बल्कि मेरा मानना यह है कि महंत जी का ऐसा एक काम रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए बता दीजिए। बल्कि मैं बताऊंगा महंत जी के लिए कि महंत जी का जो मठ है, उस मठ का दशहरा मैदान जो रावण भाटा में है, उसके चारों तरफ जो दीवार करके सुरक्षित किया गया है, गेट करके सुरक्षित किया गया है, वो माननीय बजमोहन अग्रवाल जी जो भाजपा के विधायक के नाते भाजपा सरकार में किया या हमने किया। और तो और उनके मठ के चारों जो सौंदर्यीकरण हुआ है, जो गार्डन है, जो वहां पर सौंदर्यीकरण हुआ है, जो आसपास की रोड बनी है, वो सब भाजपा सरकार में बनी है। और आज मठ भी सुरक्षित भाजपा सरकार के कारण है और आसपास का सौंदर्यीकरण भी भाजपा सरकार के जो स्मार्ट सिटी के पैसा जो आया है उससे हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ना तो ये उपलब्धि गिना पाएंगे, ना ही अच्छे निर्णय बता पाएंगे, बल्कि ये राजनीति से प्रेरित निर्णय है। ये तो सीधा दृष्टिगत है। ठीक है। वैसे जहां तक आपने बात की अच्छे प्रत्याशी, हमारे लिए तो सब अच्छे प्रत्याशी है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, निर्दलीय भी हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, सभी अच्छे। अंशुल जी, अब ये कौन सी रणनीति है आप लोगों की कि बाकी सारी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का गढ़ है वहां पर अच्छे अच्छे प्रत्याशी आप लोग भेज रहे हैं, जीते हुए प्रत्याशी भेज रहे हैं? पांडे जी, सर्वप्रथम तो एक मैं शुद्ध सनातनी होने के नाम से अपने बीजेपी के साथी प्रवक्ता को थोड़ा सा सलाह देना चाहता हूं। किसी भी सरकार के द्वारा जो मठ होता है वो संरक्षित नहीं होता। कई मठों द्वारा कई सरकारें संरक्षित की जाती हैं। ये आपके और मेरे संस्कार में अंतर होते। कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी आप बोलिएगा, अपनी बारी पे बोलिएगा। बिल्कुल, आप अपनी बारी में आप नोट कर लीजिए, आप उनकी बात नोट कर लीजिए जो आपको जिम्मेदार प्रवक्ता सुनिए। तो मान्यवर, आपके प्रश्नों का जवाब मैंने दे रहा हूं। आपके अशुद्ध सनातनी होने का मैंने जीता जागता उदाहरण दे दिया। अब दूसरी बात मैं मुद्दे पर आ जाना चाहता हूं। महंत सुंदरदास जी की मैं बात कर देना चाहता हूं। ठीक है अवधेश जी, आप बोलिएगा, मैं पर्याप्त समय दूंगा आपको बोलने के लिए। पांडे जी, शायद इनको डिबेट में बैठना नहीं है। अवधेश जी, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। चर्चा बिल्कुल शुरुआत हुई, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है, आप पर्याप्त समय बोलेंगे। विवेक जी, मेरा कहना है मैं आपसे आप बोल लीजिए पहले। 1 मिनट अंशुल जी, 1 मिनट। हाँ बोलिए, आप क्या क्या कहना है? को वापस करवाइए। भाई मैं अशुद्ध सनातनी, मैं अशुद्ध सनातनी होने का निर्णय है और ये सर्टिफिकेट देने वाले अंशुल जी कौन है? मेरे को बताइए भाई। वो जवाब दे दूं? सनातनी मैं बोलता हूँ, वो मैं जवाब दे दूं? उन पर जैन साहब, अब मैं जवाब दे दूं? अगर आप मेरे ठीक है, ठीक है, आप अब ठीक है, अब ठीक है, अब सुन लेते हैं अंशुल मिश्रा जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है अवधेश जी, अगर आप में धैर्य है, साहस है, ठीक है अवधेश जी, ठीक है, ठीक सच में आप है, शुद्ध सनातनी है, अब आप अपनी बारी इस पे बात को बोलिए। सुनेंगे। अगर आप में धैर्य है, साहस है, चलिए, शुद्ध सनातनी है, तो धैर्य पूर्वक आप इसको सुनेंगे। अब सुनिए मेरी बात को।
अब मैं आपको आपसे जवाब दे करने रहा वाले हूँ। कौन होते हैं? अभी आपने शुद्ध- शुद्धता। पार्षद की बात क्या कही, आपने आपने अभी व्यक्ति के पार्षदों की चरित्र बात का कही। सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे पांडे हैं जी, क्या इस कांग्रेसी प्रकार के लोग? डिबेट में मैं हिस्सा नहीं लेता हूँ, ये शायद इनके पास ज्ञान की कमी है या इनको नहीं, डिबेट में बैठते मैं नहीं भी आता है। थोड़ा सा बहुत अगर ये आपत्तिजनक है। मेरे बोलेंगे, अशुद्ध सनातन, अगर ये, मैं अरे आप अपने जीवन जो सब सनातन के लिए टाइम मैं में बोलिए ना समर्पित सर, है, आप मेरे आप अशुद्ध अपने समय सनातन ही में मेरे बोलिए। व्यक्तिगत वार ये कर देंगे। डिबेट करना ही नहीं चाहते, ये डर गए हैं महोदय। पांडे जी, इनको शांत नहीं कराइए। हाँ। अब अंकुर जी, इन्होंने चलिए ये कहा, वापस अब चलिए, इन्होंने ठीक कहा, ठीक है, ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बारी पे बोलिए। पांडे अभी जी, मैंने देखिए पांडे अंशुल जी मिश्रा जी से समय सवाल पर पूछा था। बोलिए। अब अवधेश जी, मैंने अब बड़ा आप धैर्यपूर्वक थोड़ा सुना। जवाब जवाब सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, अब इन्होंने कहा कि पार्षद चुनाव में इन्होंने प्रतिष्ठा की बात करी थी और वो पार्षद चुनाव हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हार गए और बीजेपी के कार्यकर्ता जीत गए। यह तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से प्रतिष्ठा की बात आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि कर्नाटक चुनाव मेरी प्रतिष्ठा का चुनाव है, कर्नाटक वालों मुझे जिता कर लाओ और इस पूरे देश में मैसेज देकर आओ, तुम्हें बजरंगबली की कसम है, तुम्हें इसका काम करना है, तुम्हें उसका काम करना है। लेकिन प्रतिष्ठा तो वहां पर भी प्रधानमंत्री की लगी थी, लेकिन किस प्रकार से प्रतिष्ठा धूमिल हुई आपको यह समझ में आ जाता है। तो ये कोई पैमाना नहीं होता कि किसकी प्रतिष्ठा किस प्रदाव पर लगी हुई है। तो थोड़ा सा आप अपने तर्क पर काम करें तो बेहतर होगा। दूसरी बात, आपने यह कहा कि इनकी राजनीतिक हत्या हुई है। महोदय, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि आप कैडरवेस पार्टी हैं, आप स्वयं कहते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं, आप स्वयं कहते हैं कि एक से एक नेता हमारे पास हैं। लेकिन वारे बीजेपी की सूची आती है तो इनके पास नेता नहीं मिलता तो इनको अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ता है। इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता तो इनको अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ता है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं जैन साहब से कि उस अभिनेता ने कौन से बीजेपी के पक्ष में काम किया, कौन से डंडे खाए, कौन से सड़क की लड़ाई करी, कौन सा संघर्ष किया। एक संघर्ष आप मुझे बता दीजिए कि कौन से पैमाने पर आपने उस व्यक्ति विशेष को टिकट दिया है जो अभिनेता हुआ करता था और आज वह बीजेपी का कार्यकर्ता गया है। आप जैसे युवा नेताओं को टिकट क्यों नहीं दिया गया? आप जैसे कई सारे कार्यकर्ता जो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसीलिए कहते हैं कि आपका घर शीशे का है तो दूसरों के घर में ताका झाकी मत करिए। बीजेपी तो कह रही है कि आप हार हमने चुके हैं, 40 इसको युवा ससम्मान उम्मीदवारों को स्वीकार टिकट करिए। दिया है। 40 ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है। हाँ, युवा। बीजेपी तो पांडे जी ये जरूर कह रही है, लेकिन बीजेपी ये नहीं कह रही है जिनके ऊपर जघन्य कानून अपराध लगे हुए हैं उनको भी टिकट दिया है। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि एक से एक आरोपी लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि जिनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है उनको टिकट दिया है। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि इनने तो अभिनेताओं को तक टिकट दिया है। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए जिस व्यक्ति विशेष की राजनीतिक साहू परिवार की हत्या कर दी उस व्यक्ति विशेष को टिकट दिया है। ये बीजेपी कभी नहीं कहेगी क्योंकि बीजेपी जो है वह फंसते हुए नजर आ रही है। बीजेपी जो है वह हारते हुए नजर आ रही है। बीजेपी जो है वह दक्षिण विधानसभा में सबसे पहले हारते हुए नजर आ रही है। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि जैन साहब, मैं आपसे ज्यादा युवा हूं, धैर्यपूर्वक सुनने का हिमाकत रखिए, बीच में बोलने से कुछ अंशुल नहीं जी, होता। मुझे एक बात बताइए कि अभी जो मैंने एक सवाल आपसे किया था, ये कौन सी रणनीति है कि बीजेपी के गढ़ में ऐसे प्रत्याशियों को भेज दिया जो चुनाव जीत चुके हैं, विधायक हैं, ये कौन सी रणनीति है? हाँ, ये रणनीति को थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है पांडे जी। ये बीजेपी का जो बयान सामने आया है ब्रजमोहन अग्रवाल जी का, यही हमारी रणनीति हुआ करती थी। हमारी रणनीति ये थी कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी को यही पता नहीं था कि अब सामने से टिकट किसको मिलना है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जो गड्ढा खोदा था वो उसी में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो शिष्य की भूमिका में खड़े हो गए, लेकिन ये साथ साथ ये कहते हैं कि इनकी राजनीतिक हत्या हुई है। वरन इसके उलट अगर देखा जाए तो आदरणीय महंत साहब, उनका जन्म भी वहीं पर हुआ है, उनका बचपना भी वहीं पर गुजरा है। और महंत साहब कहां से बने हैं? तो दक्षिण विधानसभा से बने हैं। ये बीजेपी को पता ही नहीं चला, और जब पता नहीं चला और इसका हमने सही प्रयोग किया, जनता जनार्दन का जनादेश मिला, नहीं मान्यवर, जनता जनार्दन का सहयोग मिला और सर्वे में नहीं, सबसे ऊपर नाम है तो वही बात ना। टिकट दे दिया गया। अब आप लोगों ने कूटनीति ये लगाई है कि ब्रजमोहन जी महंत जी के खिलाफ खुलकर कोई बयान नहीं दे पाएंगे, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ठीक है अवधेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, परिवर्तन यात्रा से लेकर अभी तक बहुत केंद्र के भी तमाम नेता आए और जगह जगह पर रैलियां हुई, बहुत रोड शो भी हुए। बीजेपी क्या अपनी चीज़ों को, मतलब एक खालीपन क्यों नज़र आ रहा है? इवन ऐसा लगता है जैसे 2018 में बीजेपी ज़्यादा आक्रामक बयान दे रही थी, ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी। अभी क्या ये खालीपन है या ये जो गणना है
ये थोड़ी जल्दबाजी है। बीजेपी को क्या लगता है? विवेक जी, पहले तो मैं अंशुल जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। जैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्नों को उत्तर ठीक है देने के अंशुल जी, पहले अंशुल जी देखिए, अब आप मैं अब बीच आप में नहीं हस्तक्षेप बोलूंगा। मत कीजिए। मैं बीच में नहीं अवधेश जी से बोलूंगा। मैंने मैं सवाल वही किया। कहूंगा, मैं वही कह रहा हूँ पांडे जी कि मैं जैन साहब की तरह हल्का प्रदर्शन नहीं करूंगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। चलिए ठीक है, मैं अवधेश जी के साथ और जो चर्चा आगे आप बढ़ाऊंगा। कहेंगे उसको इस जिम्मेदारी समय हम हमारे दर्शकों को सुनवाते हैं महंत जी और ब्रजमोहन अग्रवाल जी क्या बयान दे रहे हैं। हमारे दर्शक सबसे पहले वो सुनिए। दास जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। परंतु एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका सभी लोग सम्मान करते हैं, 1 साल तक उनको अंधेरे में रखा गया और उनको कहा गया कि आप जांजगीर चांपा से तैयारी करिए, और 1 साल तक वो तैयारी करते रहे और अचानक उनको कह दिया गया कि आप रायपुर दक्षिण से लड़िए। ये तो उनके साथ में धोखा है, उनके साथ में अन्याय है। और कांग्रेस ऐसे ही जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ में धोखा और अन्याय करती है। यह बिल्कुल गलत है। कांग्रेस धर्म से जुड़े लोगों के साथ अन्याय नहीं करती है, बल्कि कांग्रेस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और जो धर्म के प्रति चलते हैं उनके संरक्षण संवर्धन की काम करती है। भूपेश बघेल जी आज हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं। 5 साल तक के विकास कार्य छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। वो केवल गौ माता तक जय ही नहीं बुलाते हैं, गौ माता कैसे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, गौ माता कैसे सुखमय जीवन व्यतीत करे, इसके लिए भी वो कार्य करते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के जितने भी गौशालाएँ पूर्व संचालित हैं उनको सुव्यवस्थित करने को काम कर रहे हैं और ऊपर से प्रत्येक गांव में गौठान बनाने को काम कर रहे हैं। तो धर्म के प्रति जुड़े लोगों के उत्थान के लिए ही काम कर रही है कांग्रेस, और ऐसा धर्म से जुड़े लोगों के प्रति अन्याय कभी नहीं करती। मेरे लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो जिनके पास पूरा अधिकार रहता है, लोकतंत्र में जो सर्वोपरि होते हैं वो मतदाता होते हैं, और जनता ने उनको 7 बार सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस समय जनता मुझे अपना अमूल्य वोट प्रदान करेंगी, कांग्रेस को प्रदान करेंगे, मैं उनका सेवक बनकर सेवा करूंगा। चलिए अवधेश जी के साथ हम चर्चा को बढ़ाते हैं और मेरा आप दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि हमारे दर्शक इस बड़ी बहस को बहुत अच्छे से देखते हैं, उनके लिए एटलीस्ट अपनी अपनी बारी पर ही आप लोग बोलिएगा। आप एक अच्छे प्रवक्ता होने की वो जरूर दीजिए कि कांग्रेस में ये सब क्या बोलिए अवधेश जी। अभी काली मंदिर के पास कुछ विवेक जी, अब मेरा ये प्रश्न है, अभी आखिरी विधानसभा प्रश्न जब हुआ था तो मैं भी सुन रहा था अभी उनका स्टेटमेंट। तो जो गोबर घोटाला करती है कांग्रेस, 250 करोड़ गोबर ऐसे परिवारों को भुगतान किया गया खरीदी का जिनके पास गाय नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। विधानसभा के प्रश्न में बाकायदा कांग्रेस ने उसका उत्तर नहीं दे पाया, पहला। दूसरा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में जगह जगह हम गए, जहां पर कहीं पर गौशाला बताया वहां गौशाला नहीं मिली जी, जहां पर गाय है तो वहां पर गौ की हत्या करने का वहां पर सबसे बड़ा केंद्र दिया है जी, तो ये जो स्थापित गौशाला है, जो गाय स्वतंत्र घूमती थी, जो गाय स्वयं से अपना भरण पोषण इस प्रकृति इस माँ की कृपा से करती थी, आज कांग्रेस ने उसको वहां पर न केवल बंदी बना करके उन्हें भूखा मारा, उन्हें प्यासा मारा, और पूरे प्रदेश में और तो मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में सूचना के अधिकार का वहां पर जितने का पाटन क्षेत्र में जितने का गौशाला बना है उसके रुपए का हिसाब नहीं दे पा रहे कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा, आज तक वो सूचना के अधिकार का उत्तर नहीं मिला है। वहां का उप सरपंच सुरेंद्र साहू ने लगाया है। मैं खुले मन से बोल सकता हूँ कि वहां पर यदि उतना ही हिम्मत है, कितना ईमानदारी से काम हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, तो पहले सूचना का अधिकार का उत्तर दे दें। तो ये जो गौ सेवक बनने का ये जो छद्म धर्म युद्ध छेड़ रखे हैं, और जो अंशुल जी कह रहे थे हम सनातन धर्म के कर्नाटक पे हमने इस प्रकार का ये एक दल को खत्म करने के लिए बजरंग दल को खत्म करने की बात करते हैं, जो कि 100% सनातियों का है। ये राम मंदिर नहीं बनाते, आज तक का विवाद क्रिएट करके रखते हैं। ये रोहिंग्या प्रदेश में बसाते हैं, राजस्थान में रोहिंग्या बसाए और छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या बसाए, किसी छुपा नहीं है। प्रदेश में धर्मांतर जम के हो रहा है। एक
आदिवासी क्षेत्र अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज पत्र लिखता है शासन को, आज जो कि बयान सबसे दिया गंभीर गया, मामला है, सुनिए तो, आदिवासी के संस्कृति को समाप्त करने का धमाका सबसे सुनिए गंभीर तो, मामला है, अब चिंता का विषय आपने छेड़ दिया तो सुनिए तो। अवधेश जी, जो आज बयान दिया गया कि पूछा गया कि आपको अकबर चाहिए कि विजय चाहिए, अगर आपने अकबर को चुन लिया तो फिर छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा, ऐसा कुछ बयान सुना आज आपने? हाँ बताइए ना। हाँ, तो ये बयान क्यों दिया गया, थोड़ा सा मैं इसका कारण जानना चाह रहा हूँ। और मैं मोहम्मद अकबर जी के बारे में जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो खैर ठीक है, वो उस पर फिर कभी और चर्चा होगी। बहरहाल आज ये बयान बहुत चर्चा में, चूंकि अब जहाँ सब्जेक्ट मोड़ रहे थे, मैंने भी थोड़ा सा वही बयान सुना था, तो तत्काल मुझे भी कुछ याद आया। मैं इस बयान के साथ में और प्रश्न ये भी करूंगा। हाँ, उस बयान को बताइए ना, जो बोला कि अगर आपने अकबर चुन लिया तो। पहले तो ये बताएं, कवर्धा में जो रोहिंग्या बसे हैं, जो वहां पर 10 से 12,000 रोहिंग्या बढ़ गए हैं, उसका क्या? बीरमपुर में एक लव जिहाद के कारण बीरमपुर में वहां पर हत्या हो जाती है, और तो और उसको न्याय नहीं मिलता है, उसका क्या? प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है, सनातनियों के खिलाफ में तुरंत एफआईआर हो रही है। सनातनी पांडे जी, अब मैं बोलूं कि क्या? इस क्षेत्र में धर्मांतरण न किया जाए, उस प्रश्न का उत्तर दिलवाइए। बल्कि ये प्रश्न जो है, जो मूलभूत प्रश्न है, उन प्रश्नों पर अपन डिबेट करें, जनता के पास जाएं। ये प्रश्न नहीं है। मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि हम मूल प्रश्नों की ही बात करें। बस्तर संभाग में कि अपने आदिवासियों की जो संस्कृति को समाप्त करने का षड्यंत्र तोड़ा है, धर्मांतरण का षड्यंत्र तोड़ा है वहां पर, और सबसे वहां पर फिर हम क्यों कह रहे हैं कि हमें बाबर, औरंगजेब, अकबर की जरूरत नहीं है? ये भी तो मूल मुद्दे नहीं है ना। नहीं, मूल मुद्दे नहीं है, या ये मूल मुद्दा है कि विदेशी आकर के रोहिंग्या यहाँ पर बस जाए, ये मुद्दा नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा एक अकबर पूरे छत्तीसगढ़ को खा जाएगा। क्या विदेशी धरती का धर्म आकर के यहाँ पर लालच से बैर से धर्मांतरण, ये मुद्दा नहीं है। विवेक जी, आप प्रश्न क्या उठा रहे हैं? मैं क्या प्रश्न उठा रहा हूँ? नहीं, मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं तो प्रश्न उठा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उसी सवाल का आपसे जवाब ले रहा हूँ। विवेक जी, अंशुल जी से ये बताइए कि पहला तो वो क्या सनातियों का सर्टिफिकेट, चलिए पूछ लेते हैं। अब आप अंशुल जी से सवाल पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। लोगों का चरित्र का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो, चलिए जवाब। पहला तो ये, दूसरा ये कि चलिए जवाब ले लेते हैं, समय कम बचा है, समय कम बचा है। बोलिए, अंशुल जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बोलिए अंशुल जी। मैं उम्मीद करता हूँ जिस धैर्य से मैंने सुना, उसी धैर्य से जैन साहब सुनेंगे। आपने बोला गौठान की जिम्मेदारी, गोबर और गौठान की किसी भी प्रकार की बात करने की नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक अधिकार, मैं समझता हूं बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं होता। प्रकाष्ठा जब हो जाती है पांडे जी, जब गाय चरने जाती हैं गर्मियों के समय में, जब हमें और आपकी संस्कृति पांडे जी सिखाती है, चूंकि हम और आप गांव से आते हैं, तो गर्मियों में गाय जो होती है जंगल चरने जाती हैं, उस वक्त तथा कथित सनातनी जो होते हैं वो गायों को देखने के लिए गौठान में जाती हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद विषय कुछ नहीं हो सकता महोदय। और ये गाय और गौठान के ऊपर हमसे प्रश्न करते आ जाते हैं महोदय। आप दूसरी बात, अरे सुनिए तो सर, अब दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि सबका साथ करेंगे और सबका विकास करेंगे, जैन साहब सुनिए, आपका जवाब मिलेगा, आपको अच्छे से मिलेगा। आप कहते हैं कि सबका साथ होना चाहिए और सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। आप ही के असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और यह कहते हैं कि एक अकबर लाओगे तो 1000 अकबर पैदा हो जाएंगे। आप ये किसका साथ कर रहे हैं और किसका विकास कर रहे हैं और किसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जैन साहब को एक बार असम के मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछ लेना चाहिए। अब तीसरी बात जवाब दे रहा हूँ ना, आपका जवाब दे रहा हूँ चाचा, सुनिए तो। आप बोरा बड़े जल्दी जाते हो, आपकी दुखती हुई नस पकड़ लेता हूं तो आप बोरा बड़े जल्दी जाते हो। अब मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं। आप ये कहते हैं कि हम रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रहे हैं, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके गद्दावर नेता छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आप तो लिस्ट जारी कर दीजिए। विवेक पांडे जी को चर्चा का समय भी समाप्त हो गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया अंशुल जी, अवधेश जी, धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत खास विषय पर थी और हमने कोशिश भी की कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के ऐसे गढ़ जहां से बीजेपी कभी नहीं हारी, वहां पर कांग्रेस की क्या दिलचस्पी है, इसे हमने समझने का प्रयास किया। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।